गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लगभग लास्ट में बात कर रहे हैं। अभी हो सकता है आज फिनिश्ड हो जाए। कुछ बच्चों ने कमेंट किए जो सर 12th का जो सेट है वे देंगे, तो मुझे भी चिंता है बाबू। आप लोग टेंशन न लें, जैसे ही ये फिनिश्ड होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपको PDF में दिया जाएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आज पहले हम कोलॉर्च लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बात करें। हम लोग कोलॉर्च लॉ देखे थे, याद है कुछ क्या समझाया गया था कोलॉर्च लॉ में? यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कराया जाए तो उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन के कारण होगा। तो देखें इस सवाल को, पहले इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लें, अपने से ट्राई करें और उसके बाद हम जो सॉल्व कर रहे हैं वे देखें। चले देखें तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। किसका कंडक्टिविटी कहा जा रहा है? तो NH4OH फ्रॉम द गिवन डाटा। ये डाटा दे दिया गया। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सिचुएशन में दिया हुआ है किसका? तो NH4OH मोलर कंडक्टिविटी NaOH का ये वैल्यू दिया हुआ है 247 10 के पावर -4 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी किसका कह देंगे? NaCl का 126.5 10 के पावर -4। और मोलर कंडक्टिविटी किसका दिया हुआ है? NH4Cl का 149 × 10 के पावर -4। इतना दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही NH4OH का कहा जा रहा है वाट। बताइए जो क्या होगा। देखें आप, NH4OH जो है हम लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वीक बेस है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम लोग एप्लीकेशन में एक पॉइंट समझे थे जो कोलॉर्च लॉ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए आपको ये जो 3 दिया हुआ है, इस तीनों को इस तरह से 2 को जोड़ें, एक को सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये आपको मिल जाए। और जैसा कि आप यदि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इसके बारे में मैंने समझा दिया है जो कैसे जोड़ करके निकाला जाता है। फिर एक बार देख लें आप लोग। तो हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है NH4OH के बारे में। क्या आपको समझा रहे हैं? जो इस दोनों में से 2 को इस तरह से जोड़ें और एक को इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लें जो ये आ जाए, तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी ले लेते हैं NH4Cl और इसमें जोड़ देते हैं NaOH का। देखें आप गौर से, तो हम NH4 और OH को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ गया कि नहीं? अब हम लोगों के पास बेकार का कौन कौन रह गया? Cl के कारण कंडक्टिविटी और सोडियम के कारण कंडक्टिविटी। ये तो बेकार हो गया क्योंकि जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन इसका एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी आ जाएगा Cl के कारण और सोडियम के कारण। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
मोलर कंडक्टिविटी NaCl, यानी उसके कारण हम बाहर कर दिए। अब हम लोगों को सवाल तो बन गया, अब सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है। वैल्यू NH4 का देख लीजिए, 149 इंटू 10⁻⁻4 प्लस NaOH का देखें 247 इंटू 10⁻⁻4। अब फिर माइनस कर दें किसका, 126.5 10⁻⁻4। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस कर देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 269.5 10⁻⁻4। यूनिट तो ज्यों का त्यों रहेगा। जो यूनिट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या महो न कह करके पर ओम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को NH4OH का क्या मिल गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक सवाल और हम ले लेते हैं, आप लोग देखिएगा ट्राई करके, जो सॉल्व होता है कि नहीं फिर से समझ लें। इस तरह का लंबा चौड़ा डाटा दिया हुआ रहेगा और आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसमें हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, दो को जोड़ना होगा और एक को सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये मिल जाए। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो अगेन देखें नेक्स्ट सवाल, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इतना 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 आप दिया गया। तो कहा जा रहा है मोलर कंडक्टिविटी इसका बताइए जो क्या होगा। तो क्या समझाए आपको, जो जिसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो, ये CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी हमको क्या करना है, निकालना है। इस तरह से नोट दे दें इनफाइनाइट पे या इनफाइनाइट का साइन दे दें। तो ये CH3COOH का निकालना है। हमको इस तीनों को मिला करके CH3COOH NaCl HCl को मिला करके इस तरह से दो को जोड़ें और एक को सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये मिल जाए। तो मोलर कंडक्टिविटी हम ले लेंगे सोडियम एसीटेट का प्लस मोलर कंडक्टिविटी ले लेंगे किसका, तो इसमें हम HCl जोड़ देते हैं और मोलर कंडक्टिविटी ले लेंगे। अब देखिए ये CH3COO में H जोड़ दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा और Na और Cl को घटा दिया जाए तो ये इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करें, तो ये वैल्यू सब पुट कर देंगे। इसका ये वैल्यू कितना है 91, क्योंकि रिस्पेक्टिवली टर्म का इस्तेमाल किया गया, मतलब जैसे जैसे ये लिखा हुआ है उसी अनुरूप ये वैल्यू होगा। तो 91 प्लस HCl का कितना वैल्यू 425.9 और माइनस NaCl का वैल्यू 126.4। अब इसको सॉल्यूशन तो कर सकते हैं। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू 390.5 आ जाएगा। 390.5 यूनिट क्या होगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें नेक्स्ट सवाल, पहले आप लोग इसको नोट कर लें और अपने से ट्राई करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो कहा जा रहा है कंडक्टिविटी ऑफ इतना
m मतलब कंसंट्रेशन दिया गया, एज इतना, मतलब एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे C ये दे दिया गया 4.95 10 के पावर -5, और ये कंसंट्रेशन कितना है तो 1 × 10 के पावर -3 है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा इक्वल टू कहा जा रहा है वाट, दूसरा कहा जा रहा है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K = वाट। तो अब हम ये जानते हैं, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला आपको दिए थे पिछले क्लास, जो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू फाइंड करना हो तो उस सिचुएशन में गिवन कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों के रेशियो से हम फाइंड कर लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सवाल है, जो ये तो हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यदि ये मिल जाए तो सवाल बन जाएगा। और अभी हम देखे हैं, ये अभी MCH3COOH का देखिए जस्ट उतना ही वैल्यू है कि नहीं है, जैसा कि इससे पहले सवाल में दिए सेम उसी तरह का वैल्यू है। तब पर भी हम फिर एक बार लिख देते हैं, क्या कहेंगे, जो मोलर कंडक्टिविटी किसका CH3CONA है, Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी NaHCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी NaCl। अब ये वैल्यू पुट कीजिए तो ये रिस्पेक्टिवली 91 HCl कितना तो 426 माइनस 126, सॉल्यूशन करके कितना अभी आया था, जस्ट उतना ही हम लोग बात करेंगे तो 391 ये हम लोगों को मिल गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और ये दे दिया गया है गिवन कंसंट्रेशन पे। तो अल्फा इक्वल टू 4.95 10 के पावर -5 और डिवाइड कर दिया जाए 391 से। समझ गए बात को। अब जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे 391 से, तो उस सिचुएशन में हमको क्या वैल्यू मिलेगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा बाबू, ये वैल्यू क्या होगा 49.5 होगा। नहीं तो आंसर जैसा देंगे हम वैसा नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप लोग, चाहे इसी पर बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 40 हम एक ये ऑथेंटिक सवाल है, ये ईमेल में पूछा गया है, इसीलिए हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं 49.5। तो हम लोग क्या कह देंगे, अब जब सॉल्व करेंगे तो 0.126 आ जाएगा। अब क्या फाइंड करना है, तो अब हम लोगों को फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेट एंड इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो याद है, जो वीक एसिड के लिए यदि बात करें तो K = C⁴ 1 - अल्फा, K = C⁴ 1 - अल्फा। अब देख लीजिए, अल्फा का भी वैल्यू मिल गया है, C का भी वैल्यू मिल गया है, क्या सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो C का वैल्यू इतना ही ना, 1 × 10 के पावर -3, और अल्फा का वैल्यू 0.126
6 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, तो 1 और अल्फा का वैल्यू कितना, तो 0.126। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद 1.82 के पावर, सॉल्यूशन कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है जो सॉल्यूशन कुछ हो जाना चाहिए। 1.2 82 10 के पावर -5। तो इस तरह से हम लोगों को के निकाल लिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें हम आपको क्वेश्चन दे देंगे ढेर सारा पीडीएफ में। आज डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आपको क्वेश्चन मुलाकात होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेल के बारे में, सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लें। बैटरी या सेल्स, बैटरी उसको हम कहते हैं जहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट और आउटपुट होता है, उसको ही हम लोग बैटरी कहते हैं या सेल्स कहते हैं। बैटरी मेनली 2 टाइप का होता है। एक बैटरी आप घर में देखते होंगे जो यूज कर दिए, जैसा कि टॉर्च में, मोबाइल में तो अब आ गया है रिचार्जेबल, वॉच में भी आ गया है, घड़ी में भी रिचार्जेबल। लेकिन अभी भी आप टॉर्च में जो जनरली बैटरी देखते हैं और उसमें भी रिचार्जेबल है। तो जिस बैटरी को हम एक बार यूज करें और फेंक दें, मतलब कोई काम का ना हो, तो उसका नाम रखा गया प्राइमरी सेल। मतलब जिसमें रिवर्सेबल रिडॉक्स रिएक्शन ना हो उसको प्राइमरी सेल कहेंगे। दूसरे को कहा गया है सेकेंडरी सेल, यानी जिसको हम अगेन एंड अगेन रिचार्ज करते हो, यूज करते हो। जैसा कि हम लोग इन्वर्टर जो लगाते हैं, घर में बल्ब जलाते हैं, वे सब रिचार्जेबल है और वे सेकेंडरी सेल के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल को डिफाइन कर लें जो क्या है, और खास के इसमें 12th में ये लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा जो व्हाट इज प्राइमरी सेल। तो आपको जो हम देंगे 12th का जो एक नोट देंगे, हो सकता है जो आज ही दे दें या अगली क्लास, लेकिन आपको कह दिया जाएगा जो दिया जा रहा है। तो उसमें आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा। अभी जो हम बात करते हैं मेन पॉइंट जो प्राइमरी सेल का क्या है, क्योंकि फोटो बनाना वे सब जो है आपको पीडीएफ में मिलेगा, लिंक दिया हुआ रहेगा। तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल, जिसको हम लैग्रैंज सेल भी कहते हैं। एनोड, जिंक काम करता है एनोड की तरह से। ग्रेफाइट इमर्ज्ड इन पेस्ट ऑफ MnO2, वे काम करता है कैथोड की तरह से। और पेस्ट ऑफ NH4Cl वे काम करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह से। जैसे ही हम लोगों से अब एनोड कहा जाए तो हम समझेंगे जो वहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यदि कैथोड कहा जाए तो वहां पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा होगा, और बैटरी कहा जाए तो निश्चित रूप से ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। ये जो एनोड है इस पर कौन सा चार्ज होगा, तो निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड है। तो चले हम सेल रिएक्शन पहले बात कर लें। सेल रिएक्शन, और ये थोड़ा समझना होगा। तो सेल रिएक्शन में ऐड हम किस पर बात करें, एनोड पे। ऐड एनोड, और एनोड में हम क्या देखे हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है। तो Zn, ये सॉलिड बदल जाएगा Zn प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में रिलीज हो उतना ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन होगा, ये बात याद रखें। तो अब रिडक्शन में यानी कैथोड पे होता है, तो एट कैथोड देखें क्या होगा, MnO2, और कौन इन्वॉल्व होगा इसमें, NH4 प्लस, और कौन, तो 2 इलेक्ट्रॉन,
अब ये बनता है MnNOH ये, और साथ ही क्या हो जाता है, रिलीज होता है NH3। अब क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। देख लीजिए अभी रिएक्शन जो है हम लोगों का बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2। देखिए अब रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब जब बैलेंस हो गया तो इसमें थोड़ा सा और हम लोगों को टेक्निकली चेंज देखना है, शायद हमको मिटाना पड़ेगा। ये जो है ये MnOOH चेंज कर जाता है Mn2O3 में, और इस तरह से जब चेंज होगा तो H2O रिलीज होगा, यहाँ पे H2O, ये कितना H2 मोल लिया गया। अगेन क्या होता है, यहाँ पे यदि हम लोगों को ये NH3 निकला बैटरी रिएक्शन के दौरान, तो घर में जैसे ही हम बैटरी यूज करते हैं तो अमोनिया का एक अलग स्मेल होता है, घर में महकना चाहिए, स्मेल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका ये रीजन दिया गया, जो ये क्या है तो लेविस का बेस है और ये क्या है, लेविस का एसिड है, दोनों रिएक्ट कर जाता है, तो ये दोनों क्या कर जाएगा, NH3 और प्लस ZnCl2 रिएक्शन करके ZnNH3 का होल ट्वाइस और Cl2 बना दिया, Cl2 बना दिया। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे अमोनिया 2 है तो कोफिशिएंट 2। अब हम इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, इस दोनों ही रिएक्शन को, एनोड रिएक्शन को और कैथोड रिएक्शन को, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन मिलेगा, और नेट रिएक्शन के बाद हम लोगों को 1.5 वोल्ट मिलेगा। मतलब घर में जो आपको बैटरी है, वे रिमोट टीवी का रिमोट, उस ये कितना वोल्ट देता है, तो 1.5 वोल्ट हम लोगों को एनर्जी देता है। तो पहले इसको आप एक बार फिर से और देख लें, क्या क्या समझे। सबसे पहले प्राइमरी सेल, वैसा सेल जिसमें रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, वैसा सेल जिसको एक बार रिचार्ज उसको यूज करने के बाद उसको हम लोग रीयूज ना कर सके, वैसा सेल जिसको रिचार्ज ना कर सके, उस सभी का नाम क्या है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल जैसे ही कहा जाए तो फेमस एग्जांपल लड़ जाना है एनसीईआरटी का है, जो ड्राई सेल और मरकरी सेल। अब ड्राई सेल का हम बात कर रहे हैं तो एनोड का काम कौन करता है, जिंक, और कैथोड का काम कौन करता है, ग्रेफाइट इमर्ज्ड इन पेस्ट ऑफ MnO2। ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रोलाइट का ये, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, मेन थोड़ा सा कैथोड पर, ये रिएक्शन याद रखना है जो इस तरह से होता है। तो पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। तो अगेन इस दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया, जोड़ दिए हैं। जो इससे पहले हम प्राइमरी सेल का बात किए उसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इतना आया, और ये कितना वोल्ट का देता है, 1.5 वोल्ट। सेकेंडरी सेल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट समझाया, जो वैसा सेल जिसको हम रिचार्ज न कर सके, वैसा सेल जिसमें रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन हो, उसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, रटा हुआ होना चाहिए, कंप्रेशन हो या 12th दोनों में पूछा जाता है। अब इसमें एनोड का काम कौन करता है, पीवी प्लेट कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका फोटो हम दिखाएंगे बाद में। कैथोड PbO2 और इलेक्ट्रोलाइट काम करता है डाइल्यूट H2SO4, जिसका डेंसिटी इतना होना चाहिए। अब पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, पॉज की करके नोट कीजिए, इसके बाद इसका हम थोड़ा सा फोटो आपको दिखा देते हैं। तो चलिए देखें ये किस तरह का सेकेंडरी सेल होता है। एक इतना बड़ा चैम्बर, और उस चैम्बर में इस तरह का प्लेट सेट रहता है, ये पोरस प्लेट है, और ये रहा पीबी जो कि एनोड, और इस एनोड पर कौन सा, तो माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और
इसी तरह से फिर ऐसा प्लेट, पैरेलल प्लेट, और ये होता है PbO2 जो कि कैथोड और कैथोड पे पॉजिटिव। और फिर इसमें जो हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट रहता है यानी वाटर डिजॉल्व रहता है और उस वाटर में H2SO4 प्रेजेंट रहता है। इस तरह से बन गया हम लोगों को ये लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि इसमें दोनों लेड ही इस्तेमाल किया गया, कैथोड हो और एनोड, इसलिए इसको लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तो फिगर जो है दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 12th के लिए जो इतना दिखा दिए वही काफ़ी है। वैसे भी लैंग्वेज वाला आपको देंगे जो कैसे लैंग्वेज लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम ये देख लें जो रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिस्चार्जिंग, रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिस्चार्जिंग, मतलब जिस समय बैटरी हम लोगों का काम करते रहता है उस समय किस तरह से रिएक्शन होता है। और यदि एक रिएक्शन को हम समझ जाएं तो जस्ट क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो समझ जाएंगे जो रिचार्जिंग के दौरान कैसा रिएक्शन होगा। क्या समझे बात? जैसा रिएक्शन डिस्चार्जिंग के दौरान होगा वैसा ही रिएक्शन क्या होगा, रिचार्जिंग के दौरान होगा। तो चले एनोड पर देखें, एनोड पे क्या होगा। तो ये जो Pb है ये SO4 एक्वस, कहाँ से आ गया एक्वस SO4, ये H2SO4 तो टूट गया होगा, तो ये बन गया PbSO4 और क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आ गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +2, तो ये रिचार्जिंग के दौरान होगा। तो अब एट कैथोड पर देखें, तो कैथोड पे आपको क्या समझाया, जो रिडक्शन होता है जितना ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, गेन होता है। तो ये जो कैथोड है ये तो PbO2 है और PbO2 फिर किसके साथ रिएक्शन करता है, SO4, यानी ये तो एक्वस रहता ही है, साथ ही साथ H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इतना से रिएक्शन करने के बाद ये बदल जाता है PbSO4 में। PbSO4 ये सॉलिड बन गया और क्या बनता है, इसमें वाटर रिलीज होता है। अब ये वाटर H+ यहाँ पे बैलेंस कर देंगे 4H+, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से अब हम लोग क्या कर दें, नेट रिएक्शन। और नेट रिएक्शन के लिए कुछ सोचना नहीं है, हम लोगों को कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को क्या कर जाना है, रट जाना है और उसी को जोड़ देना है, वही हम लोगों को क्या बन जाता है, नेट रिएक्शन। तो देखें आप नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या हो गया, Pb प्लस PbO2 प्लस अब SO4 कितना 2SO4 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 और हाँ तो 2 है तो 2 मोल कर दें और फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2H2 और इतना के बाद इट गिव्स 2 वोल्ट ईच प्लेट। ये जितना भी ये जो देख रहे हैं ये अपने आप में क्या बना हुआ है, एक प्लेट बना हुआ है। तो यदि आपका कहा जाता है जो 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, तो प्रत्येक प्लेट जो है कितना वोल्ट देता है, 2 वोल्ट, यानी उसमें प्लेट कितना का नंबर होगा, 6 होगा। तो अब क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस बात की है वे डिस्चार्जिंग का है और रिचार्जिंग हो जाएगा तो जस्ट अपोजिट। इन रिचार्जिंग जस्ट रिवर्स रिएक्शन मतलब नहीं कुछ, तो आपको जस्ट इसको उल्टा करके लिख दें
वही हो जाएगा किसका, रिचार्जिंग का। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो H2O2 फ्यूल सेल, सबसे पहले फ्यूल सेल होता है क्या, एक वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें डायरेक्ट हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको ही नाम रख दिया गया फ्यूल सेल। एक वैसा रिएक्शन जिसमें कंबशन इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग कह देंगे फ्यूल सेल। एक वैसा रिएक्शन यूँ कह दे जो नॉन लिविंग के द्वारा रिएक्शन एनर्जी लिया जा रहा हो, उसको हम कह देंगे फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में किसी गैस को जलाया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है। तो यदि हमसे कह दिया जाए H2O2 फ्यूल सेल, मतलब हाइड्रोजन को जलाया जा रहा है। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, देखें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। इस तरह का एक चैम्बर होता है जिसमें ये एनोड और ये कैथोड। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, ये पोरस होता है, इधर से ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, और इसी चैम्बर में रिएक्शन होता है। ये पोरस होता है, इसी के सरफेस पे इसमें जो वाटर रिलीज होता है, फिर ये रिमूव हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फ्यूल सेल का डायग्राम दिखा सकते हैं। तो डायग्राम के बाद अब रिएक्शन, ये रिएक्शन तो आपको रखना होगा। देखिए यहाँ पे एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, ये H2 है, 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से 0 से जा रहा है प्लस ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ 0, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस। अब सवाल है, जो ये सिर्फ इतना ना याद हो तो ये रिएक्शन रट जाना है जो फ्यूल सेल में होता है। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल यदि निकालना हो तो डेल G बाय डेल H। डेल G क्या है, तो गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, तो यूजफुल एनर्जी इन ए सिस्टम। कहीं और जगह हम चर्चा किए हैं इसका। फिर डेल H क्या है, तो चेंज इन एंथैल्पी, एक रिएक्शन के दौरान जितना एनर्जी का चेंज हो। एक्चुअली इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल 60 to 70%, यानी ये रट जाना है। दूसरा बात है, इट इज पोल्यूशन फ्री सेल, यानी एक पॉइंट लिख देते हैं जो इट इज पॉल्यूशन फ्री सेल, यानी इसमें किसी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम यानी स्पेस क्राफ्ट में यही सेल लगा हुआ होता है, लेकिन इसका डिवाइस ही बहुत बड़ा है, इसीलिए जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया जो फ्यूल सेल क्या है, एक वैसा केमिकल प्रोसेस, एक वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट बदला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरा फ्यूल इफिशिएंसी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस पहले नोट कीजिए और कुछ बात लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है 12th में। गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो लोहा में जंग लग जाता है, तो जंग न लगे इसके लिए उसके ऊपर जिंक का लेप चढ़ाया दिया जाता है, उसको ही नाम कह दिया गया गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वे जंग से बचाया जा सके। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग iron with zinc. Zinc coating on iron does not allow iron to come in contact with air, moisture and hence protect it from rusting. जैसे ही जिंक, जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए जो आपका ये पोर्शन मेरा लोहा है, और जैसे ही हम जिंक का कोटिंग कर देंगे तो अब तो एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर से कनेक्शन में नहीं रहा, नतीजा होता है जो जंग नहीं लग पाता है। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एक छोटा सा टर्म है, 12th में पूछा जा सकता है। तो आज तक जो आपको हम बताए अभी तक, ये मेन 12th का पार्ट था। अब ये फिनिश्ड हो गया। इसमें आप लोग लास्ट में डिस्क्रिप्शन में जो हम नीट का जेई का क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगले रोज उसका डिस्कशन कर देंगे। साथ ही साथ आपको आज ही हम दे देंगे 12th का थ्योरेटिकल क्वेश्चन का असाइनमेंट। वे असाइनमेंट आप लोगों को रट जाना है ताकि 12th में सॉल्व कर सके। अब थोड़ा सा पहले एक कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं
जो कि पूछा जाता है। तो पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लें। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन केवल कंपटीशन, नॉट फॉर 12th। यदि आप नोट कर रहे हो तो 12th में नहीं देखना है, और शायद ये और टीचर लोग नहीं भी बताते हैं, ये भी आपको मालूम रखना है। तो इसमें हम सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन कहते हैं किसी, टाइट्रेशन का मतलब ही होता है जो अननोन को नोन कर देना, उसी का नाम है टाइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब हम लोग कंडक्टिविटी जो बात करते हैं उसको अननोन को नोन करेंगे। ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, अटेंशन। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लैंग्वेज नहीं देंगे इसमें, सिर्फ आप लोगों को समझना है। 2 बार 4 बार वीडियो को रिव्यू करके देखेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है HCl का, किसका सॉल्यूशन है, HCl का, और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आसानी से किस में टूट जाएगा, HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में। और जैसे ही इस तरह से कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस टूटता है तो ये कंडक्टिविटी शो करता है, और ऑलरेडी हम जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसका कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगा, और वे भी ज़्यादा होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें ब्यूरेट के हेल्प से NaOH भेज रहे हैं। तो NaOH भी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी NaOH जो है टूटता है O- और Na+, दोनों का अपना अपना कंडक्टिविटी है, लेकिन इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एसिड में। नतीजा क्या होगा, एसिड और बेस जहां कहीं भी मिलता है तो हम जानते हैं जो वहां पे कौन सा प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल है जो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या होता है, तो ये NaCl ये तो वाटर में ही है, तो वास्तव में ये Na+ और Cl- के फॉर्म में ही रहता है न्यूट्रलाइजेशन, और इधर से जो H+ था वे H+ सिर्फ खत्म हो गया। तो इनिशियली इस सॉल्यूशन में H+ और Cl- था, कंडक्टिविटी शो कर रहा था। जैसे जैसे हम NaOH मिलाए वे H+ खत्म होते जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन में H+ का स्थान अब कौन ले रहा है, Na+ ले रहा है, और H+ और Na+ में कंडक्टिविटी H+ का ज्यादा और Na+ का कम, क्योंकि इसका जो वाटर से अट्रैक्शन है वे ज्यादा है, इसलिए इसका कंडक्टिविटी कम हो जाता है। तो यदि हम ग्राफ पे बात करें, ध्यान से देखें, यदि ग्राफ पे बात करें, हम इस एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, और इस एक्सिस के अराउंड हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस क्या हुआ है, जैसे ही बेस मिलाए हैं तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि H+ अब घटते जा रहा है और Na+ बढ़ते जा रहा है। याद रखें जो H+ का कंडक्टिविटी Na+ से ज्यादा होता है, तो ये कंडक्टिविटी मैक्सिमम से अब मिनिमम की तरफ हो रहा है। एक वैसा पॉइंट जब NaOH और HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब अब इस सॉल्यूशन में कुछ भी HCl नहीं रहा, तो उस पॉइंट को नाम रख दिया गया इक्विवेलेंस पॉइंट। ये जो पॉइंट कहलाएगा वे किस नाम से जाना जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के नाम से जाना जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो अगेन NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो कंडक्टिविटी फिर बढ़ेगा, क्योंकि NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगेन कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया बात। तो जैसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में बेस मिलाएंगे तो पहले कंडक्टिविटी घटता है, उसके बाद एक इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब HCl अब पूरा खत्म हो गया, लेकिन NaOH हम डाल ही रहे हैं तो इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? पॉज कीजिए, फिर दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट लेते हैं इसी में। चलिए फिर देख लें। थोड़ा सा आप लोग उसमें इससे पहले वाला में हेडिंग दे दें। क्या हेडिंग दे दें? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हम दूसरा लिए हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड CH3COOH और वीक एसिड होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ आयन इसमें कम होगा, ये इस तरह से टूटेगा। तो वीक एसिड है मतलब इसका कंडक्टिविटी कम है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। किसके साथ? CH3COH और NaOH के साथ रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखें, ये तो आयनिक साल्ट बन गया, ये फर्दर टूट जाएगा। CH3CO माइनस और Na प्लस, ये सॉल्यूशन में जो है टूटा हुआ फॉर्म में रहेगा। तो बात को समझें, पहले वीक एसिड था, इसका कंडक्टिविटी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बेस मिलाएंगे तो ये तो साल्ट बनते जाएगा। नतीजा क्या होगा, ये आयन का नंबर बढ़ेगा। तो इस बार जो कंडक्टिविटी है वे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और फिर यदि एक कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। ये पॉइंट हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो जिस समय जैसे हम बेस डाल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब फिर उसके बावजूद भी NaOH हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग है। नतीजा हुआ क्या, कंडक्टिविटी हाईली इंक्रीज करने लगेगा। तो फिर नेक्स्ट टर्म लेते हैं, पहले नोट करें इसको, फिर देखें। नेक्स्ट टर्म लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हाईली आयोनाइज, और हाईली आयोनाइज तो कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। तो अगेन यदि हम ग्राफ बात करें और इसमें हम डाल रहे हैं कौन, तो वीक बेस, जैसा कि NH4OH। तो देखिए जैसे ही हम NH4OH डालेंगे तो NH4OH और HCl के बीच रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, NH4Cl और H2O बनेगा। तो इस बार तो ये स्ट्रॉन्ग है, कंडक्टिविटी घटने लगेगा, कंडक्टेंस घटने लगेगा। और ये हम ले लेते हैं किसका, तो वॉल्यूम ऑफ NH4OH का। तो कंडक्टिविटी घट रहा है। एक वैसा समय आएगा जो इक्विवेलेंस पॉइंट कब कहते हैं, जब HCl पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी को कह देते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। अगेन आप समझें, ये तो वीक है, ये जो बेस है NH4OH भी मेरा वीक है। तो फर्दर जो कंडक्टिविटी है, फर्दर कंडक्टिविटी इस तरह का स्टेट लाइन में चला जाएगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझिए क्यों, क्योंकि ये खुद वीक है, तो वीक का कंडक्टिविटी तो बहुत ही लो होता है। वीडियो को पॉज करें, फिर एक प्रेसिपिटेशन का ले लेते हैं। तो अगेन प्रेसिपिटेशन, यदि AgNO3 और इसमें हम डाल रहे हैं KCl, दोनों एक्वस फॉर्म में, तो बनेगा क्या, AgCl प्रेसिपिटेट होगा और KNO3।
तो इसमें क्या देखा गया, जैसे ही हम लोग KCl को ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड, वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड, तो यहां Ag प्लस K प्लस Ag प्लस का कंडक्टिविटी कम होता है। जैसे जैसे K प्लस बढ़ेगा कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक वैसा समय आएगा जो AgNO3 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कौन बच जाएगा, KCl, मतलब अब हम ऐड कर ही रहे हैं, और जैसे ही ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी फिर हाईली इंक्रीज करने लगेगा। ये कौन सा पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इस तरह से हम लोगों का आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 100% फिनिश्ड हो गया। आज आपको कंपटीशन के लिए भी PDF मिलेगा और 12th के लिए भी मिलेगा। अगले रोज हम कंपटीशन का डिस्कशन कर देंगे, फिर इसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। वैसे कुछ लोग कमेंट किए हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो भी टॉपिक का आपको, क्योंकि आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री में ऑलराउंडर हूँ, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, भले ही लोगों का नज़रिया देखने में अलग अलग हो, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको पिला देंगे, बशर्ते पीने वाला का मुंह क्या होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। यदि मुंह बंद होगा तब फिर कोई बात नहीं है। तो बस आज के लिए, हाँ थोड़ा सा आज के लिए नहीं, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मालूम ही है, नहीं मालूम होगा तो पिछले वाला वीडियो लेक्चर में देखेंगे, नंबर हम दे दिए हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।